हेलो दोस्तों। तो चलिए आज अपने रियल फंक्शन का तीसरा क्लास देखते हैं। तो कल हमने कंप्लीट कराया था रेंज, उसके स्टेप्स कराए थे, कुछ फंक्शन थे जिसको हम ग्राफ के क्लास में अच्छे से देखेंगे। बस बता दिए थे फंक्शन क्या होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन होता है जो 1/x होता है, और स्क्वायर रूट फंक्शन होता है जो रूट एक्स के फॉर्म में होता है, और लॉगरिथम फंक्शन होता है जो लॉग एक्स होता है, एक्सपोनेंशियल जो होता है जो पावर में एक्स होता है। तो ग्राफ के फंक्शन में देखेंगे कैसे क्या होगा, ग्राफ किसका कैसा बनेगा। सबका ग्राफ अलग अलग बनता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिए थे, फ्रैक्शनल देख लिए थे, और क्या देख लिए थे, हाँ इतना तक तो क्वेश्चन भी किया था हम लोग। अभी क्या है कि थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर पर हम फिर से थोड़ा ध्यान दे देते हैं। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, हम प्रॉपर्टी बताना भूल गए थे। प्रॉपर्टी बताना ज़रूरी है क्योंकि जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो बीच में प्रॉपर्टी कब लगना है ये ज़रूरी होता है। और उसके बाद सीलिंग फंक्शन बताना भूल गए थे। एक जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है वैसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो पहले तो हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बताते हैं। जैसे GIF था आपका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नोटेशन होता है स्क्वायर ब्रैकेट। वैसे ही आपका होता है SIF या फिर सीलिंग फंक्शन या कुछ भी कह लो, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नोटेशन होता है ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, तो मैंने जैसे कल बताया था कि जैसे आपका कोई नंबर है -∞ से हम लेके चल रहे हैं, और जैसे आपका ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और इसे मैंने 2.5 ले लिया, और इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं। तो -∞ से 2.5 तक, -∞ से 2.5 तक सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जा रही थी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन था। वैसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी सेम कहानी, आपको नीचे से नहीं लेना है, आपको ऊपर से लेना है। ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका ये इनफाइनाइट से आ रहा है, और ये आपका वैल्यू यहाँ पर है 2.5, ठीक है, और ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर ये कहता है ना, इनफाइनाइट से 2.5 तक का सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है, 3 है। तो 2.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात आ जाएगी कि अब स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं तो ऊपर से ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट निकाल रहे हैं तो नीचे से ले रहे हैं, ऐसा कैसे। तो एक छोटा सा मतलब कि आप दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसे, ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है आपको। क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो आप अगर इनफाइनाइट से अगर लेंगे जब भी कोई वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, कंट्राडिक्शन मेथड बता रहे हैं। मेथड ये कंट्राडिक्शन होता है समझाने का, एक मेथड होता है आपको किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हम आपको एक कंट्राडिक्शन से आपको बता रहे हैं कि कैसे होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर आप इनफाइनाइट से ले रहे हो 2.5 तक का, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें से आप चूज करोगे तो हमेशा ग्रेटेस्ट इनफाइनाइट ही आएगा क्योंकि सबसे बड़ा मिलेगा, ठीक है। और आप अगर 3.5 लिए तो इनफाइनाइट से लेकर के अगर 3.5 तक आप आएंगे, फिर भी इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। मतलब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना चाहते हैं और आप इनफाइनाइट से अगर लेके चल रहे हैं तो हमेशा आपको वैल्यू इनफाइनाइट ही मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो इनफाइनाइट ही मिलेगा ना। इनफाइनाइट की पास की वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू में इनफाइनाइट नहीं होता, तो आपको इनफाइनाइट की पास की वैल्यू मिलेगी जो रियल वैल्यू होगी। तो उस डेफिनेशन से, मतलब इस वाले डेफिनेशन से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी कोई नंबर डिफाइन कर पाएंगे, कभी कोई नंबर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब ये नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ प्रूफ हो गया। इसलिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये नहीं लेंगे, ये प्रूफ हो गया। अब सेम प्रॉपर्टी हम इस पे लगाते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर हम 2.5 का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, और हम -∞ से 2.5 तक जा रहे हैं। ChatGPT to answer that. You can enable ChatGPT on your Mac. ये क्या हो गया, सीरी क्यों ऑन हो गया। हमने PDF खोल रखा है पढ़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिक आवाज़ ले लिया होगा। तो ठीक है, क्या बता रहे थे, हाँ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कंट्राडिक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम 2.5 का हम स्मॉलेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं,
और अगर हम माइनस इन्फाइनाइट से 2.5 तक जा रहे हैं, तो आप सपोज करो माइनस इन्फाइनाइट से 2.5 तक आप जाना चाहते हो और आपको निकालना क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट निकालना है। तो हमेशा क्या देगा, माइनस इन्फाइनाइट ही तो देगा। तो किसी भी नंबर के लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है आपको, और आप माइनस इन्फाइनाइट से उस वैल्यू के पास तक जा रहे हैं, तो सबसे मिनिमम इंटीजर क्या मिलेगा आपको, इन्फाइनाइट के पास की वैल्यू कोई मिलेगी, जो कि हमें पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वे रियल वैल्यूज पढ़ रहे हैं, रियल सेट पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें इन्फाइनाइट आता नहीं है, माइनस इन्फाइनाइट आता नहीं है। तो उसमें हमें इसके पास की वैल्यू मिलेगी जो कि अनडिफाइंड है, हमें पता नहीं क्या है। इसका यूज अगर SIF स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए अगर आप इसका यूज करेंगे तो कोई सेंस बनेगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए इसको यूज नहीं करते। अब दूसरा तरीका, किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट आप बताना चाहते हो तो उस वैल्यू से उसके पीछे की वैल्यू को देखो। अगर किसी वैल्यू का स्मॉलेस्ट आप बताना चाहते हो तो उस वैल्यू से उसकी बड़ी वैल्यू को चेक करो। दूसरा चीज बताइए, कंट्राडिक्शन सर ने प्रूफ कर दिया कि क्यों हम ऊपर का क्यों नहीं लेते, नीचे का क्यों नहीं लेते। GIF में हम माइनस इन्फाइनाइट से क्यों लेते हैं और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में इन्फाइनाइट से क्यों लेते हैं। ठीक है, अब याद करने का तरीका, अगर आपको GIF निकालना है उस वैल्यू से नीचे जाओ, अगर आपको SIF निकालना है उस वैल्यू से ऊपर जाओ, बस और कुछ नहीं। यही होता है, जो प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेंगी वही प्रॉपर्टीज इसमें भी होल्ड करेंगी। सेम फंक्शन है, बस थोड़ा सा इंटीजर का खेल है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो उस वैल्यू से नीचे की जो इंटीजर रहेगी या छोटी इंटीजर रहेगी उसको ले लेंगे। अगर ये इंटीजर है, x अगर ऑलरेडी ये इंटीजर है तो ये ऑलरेडी x ही देगा, ये हमेशा x देगा। और इसमें भी अगर x आपका और x बिलोंग्स टू, अगर x ऑलरेडी आपका इंटीजर है तो हमेशा इंटीजर ही देगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गई जैसे 2.5, 2.6, 1.6 समथिंग, देन इसके बाद ये वैल्यूज को चेंज करेगा। ये बता दिया हमने स्मॉलेस्ट फंक्शन, और बताना क्या था, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज आपका था कि अगर कोई आपका n, कोई आपका नंबर है, ठीक है, नंबर है आपका, नंबर मतलब इंटीजर वैल्यू है, n आपका यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, n यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, n बिलोंग्स टू z। अब देखते हैं ये सच में ऐसा है कि नहीं। तो अगर कोई चेक करना होता है तो एक दो एग्जांपल लेकर के देखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो फार्मूले भी और प्रॉपर्टीज बैठ जाती है, तो उसमें समझ में भी ज़्यादा आता है। जैसे मैंने -3 ले लिया, अब -3 को मैंने -3 डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है। अब मैंने 3 ले लिया और उसके आगे माइनस लगा दिया, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस माइनस आगे क्या मतलब कि माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका -1 इंटू, अभी आपका क्या है 3 लिखा है, तो -1 इंटू 3 क्या हो गया, -3 हो गया। वही चीज़ तो ये कह रहा है कि अगर आपका माइनस अंदर है तो माइनस बाहर कर दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि n यहाँ पर क्या है, n एक इंटीजर। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका अगर कोई x, यहाँ पर x, यहाँ पर x आपका रियल नंबर, ओके, और यहाँ पर आपका n आपका पॉजिटिव रख लेते हैं। 0 रहेगा तो वो तो हमेशा होल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर n आपका क्या है, नॉन निगेटिव है। अब ये ऐसा कैसे हो गया, इस पर बेस्ड मैंने कल एक क्वेश्चन भी करा रखा है, तो वहाँ पर भी समझ में आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी बता दो। 1.2 ले लो, अब प्लस का 2 ले लो, 3.2 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वैल्यू क्या आएगा, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1.2 ले लेते हैं, प्लस का हमने n बराबर 2 लिया था, 2 इधर हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया, और प्लस का 2 बराबर क्या होगा, 3। इंटीजर अगर प्लस में है, एडिशन हो रहा है इंटीजर का, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर कर सकते हो आप। अगर लेकिन अगर बट
हेयर एन इज निगेटिव, अगर एन निगेटिव हो गया तो दिक्कत कर जाएगा, एन अगर निगेटिव हो गया तो दिक्कत कर जाएगा, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी बताते हैं। ये आपका माइनस है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। अब ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब ये देखने से तो लग रहा होगा कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी। एग्जाम्पल लेके करते हैं, फिर हम यहाँ पर केस लिखेंगे कि एक्स क्या होगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, आपके पास है -1.2, -1.2 का हम निकालते हैं। -1.2 का क्या आएगा वैल्यू, -2 आएगा। हमने एक्स बराबर क्या रखा है, 1.2 रखा था, यहाँ पर नोट कर। अब यहाँ पर रखते हैं -1.2 -1, -1 ये हो गया, इंटू ये वैल्यू क्या है आपकी 1 हो जाएगी, -1 ये -1 कितना हो गया -2। कोई दिक्कत। अब x हम 1 रख लेते हैं, -1 बराबर -1। और यहाँ पर रखते हैं -1 -1 -1 बराबर -1। हमने यहाँ पर क्या रखा है, x बराबर 1। समझ में आ रहा है। x हमने अगर यहाँ पर रख लिया कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ 1.2 1.3 पॉइंट समथिंग, देन ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अगर हमने इसको इंटीजर ले लिया तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर x अगर आपका कोई भी इस फॉर्मेट में है, आपका ये प्रॉपर्टी क्या होगा, होल्ड होगा। अब r माइनस जेड लिखने का मतलब क्या है, जैसे आपको लिख दिया कि r माइनस जेड, ये क्या मतलब हुआ। r मतलब है रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स जिसमें आपका इंटीजर भी इंक्लूडेड है, फ्रैक्शनल रेशनल सब चीज इंक्लूडेड है। ठीक है, z क्या है, इंटीजर। इंटीजर के लिए ये होल्ड नहीं हो रहा तो माइनस कर दे, मतलब r में से रियल नंबर में से वो सारे इंटीजर वैल्यू को हटा दो, उसके लिए x बिलोंग्स टू r माइनस जेड, मतलब उसके लिए x उन सब वैल्यू के लिए वैलिड है जो इंटीजर नहीं है, बाकी सब रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ऐसे कहें तो रियल नंबर्स आपके पास 1 है, 2 है, 1.2 है, 2.3 है, समथिंग ऐसा है। और यहाँ से 1 2 ये सब हटा दिया जा रहा है, घटा दे रहे हैं, तो बाकी क्या बचेगा, 1 यहाँ से हट जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हट जाएगा, 1.2 बचेगा, 2.3 बचेगा, समथिंग बचेगा जो पॉइंट वाली वैल्यूज होगी। ये 1 2 3 सारे के सारे हट गए। आपको x बिलोंग्स टू कह रहा ना, तो आपको x इसमें से नहीं लेना है, आपको जो वैल्यू आएगी इसकी ना वो लेना है। और ये सारी वैल्यू क्या होंगी, सारी सारी फ्रैक्शनल वैल्यू होंगी, जिसमें 1.2 2 पॉइंट समथिंग होगा डेसिमल के साथ। ठीक है, इसको हम लोग फ्लोटिंग बोलते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें अगर भूल भी गए होंगे तो फ्लोटिंग बोल देंगे तो आप ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाली होल्ड हो जाएगी r माइनस जेड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी, हाँ ये अगर आपका ये x है प्लस का माइनस का x है, तो ये 0 कब होगा और ये 1 कब होगा। ठीक है, ये चेक करना है, चेक कर लेते हैं। ये x बराबर हमने रख लिया 1, माइनस का 1 रखा है तो 1 रखते हैं ना, ये 1 आएगा, ये भी -1 आ जाएगा, ये आपका आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर हम रख लेते हैं 1.2 रख लिया। अब यहाँ पर 1.2 रखेंगे, 1.2 का 1 प्लस करके माइनस का 2, ये आ गया आपका -1। ठीक है, तो इसमें 1 तो आएगा नहीं क्योंकि -1 ही आएगा, तो यहाँ पर गलती से लिख दिया, -1 लिख दिया था, तो ये -1 रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे
कि जो हमने पीछे प्रॉपर्टी बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम चीज़ है। उसमें हमने क्या बताया था, एक्स हो जाएगा बराबर का माइनस एक्स होगा, माइनस का 1 होगा, यही लिखा था। वही चीज़ देखो ये प्रूफ कर रहा है, और वहाँ चीज़ ये भी प्रूफ कर रहा है। ये आपका कब होगा, एक्स जब इंटीजर होगा, और ये आपका कब होगा, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर माइनस का, वही तो कह रहा है ये दोनों प्रॉपर्टी और जो पीछे बताया वो प्रॉपर्टी अलग नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू लेंगे तो आपका -1 आएगा, अगर आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आपका 0 आएगा, हमने लिख दिया। ठीक है, याद करने का तरीका है, आप कोई भी वैल्यू उठा कर रख लो, अगर जो भी वैल्यू आ रहा है पता कर लो कि हाँ सर। अब यहाँ पर है कि आप 1 ले लिए, यहाँ पर 1.2 ले लिए तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा वैल्यू लेते तो नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप यहाँ पर 5 लिए, 5 हो गया, और यहाँ पर -5 हो गया, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका -5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 5.2 ले लो, यहाँ पर 5.2 ले लो, तो यहाँ पर वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आपका -6 आ जाएगा, फिर भी यहाँ पर वैल्यू आपका क्या आएगा, -1 आएगा। तो वही सीन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चल जाएगा, 1-2 एग्जाम्पल होगी काम चल जाएगा। और प्रॉपर्टीज क्या थी, हाँ एक प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर आपके पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, और वो आपका किसी इंटीजर से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है एक्स और ग्रेटर देन एन, और एन आपका क्या है, इंटीजर है। आपको ये लिखना पड़ेगा, तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास 3 है और ये ग्रेटर देन 2 है, हमने n बराबर 2 ले लिया, और x बराबर हमें नहीं पता हमने क्या लिया है, लेकिन मॉड ऑफ x क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, ऐसा हो गया। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट किया, ये वैल्यू आपने यहाँ पर पुट किया, अब आपको x निकालना है। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखिए 0 1 2 3। अगर आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये x की वैल्यू 3 से लेकर के 4 के कुछ पीछे तक ही रही होगी, 3.9999 समथिंग 9 तक रही होगी, तभी तो वहां से जब वैल्यू हम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 4 से लेस होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और ये आपका 3 है क्या, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वही ये कह रहा है। अगर आपकी x इसकी वैल्यू इतना है, ग्रेटर देन है, तो आप वैल्यू रखेंगे, ऐसा सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ओके 3 लिया तो ऐसा हो गया। ठीक है, अगर हम दोनों को बराबर ही ले लें, एक केस और देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का केस लगाया ना, इक्वल टू का केस लगाया तो 2, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, और x का वैल्यू भी 2 ले लेते हैं, तो हमें x निकालना है। हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे और 2 ले लेंगे, ये 2 तो जाना है, ये 3 तक जाना है, तो ये ऐसे हो गया। तो हमें x की वैल्यू 3 तक जानी है, और ये 2 के बराबर या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने एक ग्रेटर लिया था, वो तो काम चल गया। अब हमने एक इक्वल के ले लिया, इक्वल पे 2 है और ये 3 है, तो देखना ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है, हमने दोनों का n इक्वल टू 2 लिया था, यहाँ भी n इक्वल टू 2 लिया है, ये ग्रेटर देन 2 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको क्या यहाँ से मिल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पर ग्रेटर देन 2, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका केस नहीं है, ये आपका एक ही इक्वेशन के अंदर काम चल रहा है, आप अलग अलग इक्वेशन को अलग अलग डिवाइड नहीं किए हो, इसलिए आपका इंटरसेक्शन नहीं होगा, इन दोनों का यूनियन होता है। यूनियन कब होता है, इंटरसेक्शन कब होता है, इसमें भी आपको इनइक्वलिटी पढ़ाया जाएगा, तो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि वहाँ पर इंटरसेक्शन कब होता है और यूनियन कब होता है। बस ये देखो कि अगर एक केस आप एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो या कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, अब मल्टीपल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो गया तो सारे का वैल्यू एग्जिस्ट करे, इसलिए उन सबको इंटरसेक्शन करते हैं। बाकी यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों हम ये भी एग्जिस्ट करे ये भी एग्जिस्ट करे एक साथ में ही, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर इंटरसेक्शन में यूनियन लगाना पड़ेगा। तो देखना आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 2 हो रही है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो रही है, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 हो रही है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ नहीं कि लेस देन इक्वल टू समथिंग लिख देना ही, हो सकता है कि आप यहाँ पर 3 ना लेकर के आप यहाँ पर ले लिए 100। तो x इस 100 के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 10 1 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू 100 ये होगा। हमने ये तो बोला नहीं कि x आपका n के जस्ट बाद वाली वैल्यू लेनी है या फिर उसके अगली वाली वैल्यू लेनी नहीं, x आप कुछ भी ले सकते हैं ना। और जाहिर सी बात है ये कितना है, 2 से बड़ा है। तो आप इसका एक एरिया बाउंड कर सकते हैं, मतलब एक तरफ का आप इनइक्वलिटी लगा सकते हैं कि ये अगर ये केस होल्ड हो रहा है, एक x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है ना। अब ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, इसको हम नंबर लाइन पे बताते हैं। अभी तो नंबर लेकर के बता रहे थे, अब इस वाले नंबर लाइन पे बताते हैं। ठीक है, देखना नहीं समझ में आया होगा तो अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा आराम से। ये कहा जा रहा है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो x ग्रेटर देन n ले लिया और x इक्वल टू n ले लिया। तो क्या हो गया, एक ऐसे नंबर लाइन। अब मान लो यहाँ पर 0 है आपका, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर आपका n है और यहाँ पर n प्लस का 1 है। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n आना चाहिए, इसका मतलब n से लेकर के इसके पास की वैल्यू तक आप जाओगे। और ये कहा जा रहा है कि आपका ये n है, n-1 है, आपका n है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ तो इंटीजर वैल्यू देगा, कुछ तो इंटीजर वैल्यू देगा। n इस टाइम नहीं देगा क्योंकि n का केस यहाँ पर हैंडल कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ तो इंटीजर देगा ना। जो ये इंटीजर देगा, हम सपोज कर लेते हैं कि आपका इंटीजर l देगा, आपका ये l हो जाएगा और l प्लस का 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को ये हैंडल कर लेगा। तो l जब भी होगा ना n से बड़ा ही होगा, और यहाँ पर भी अगर हम l मान लिए होते तो l यहाँ पर क्या होता है, n के बराबर होता है। तो जब भी ये x की वैल्यू है ना, यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू है और यहाँ पर भी आपकी ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू जो है ना, x का लोवेस्ट वैल्यू n से बड़ा है या तो फिर n के यहाँ पर n के बराबर है। तो इसलिए हम बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे if then x is greater than equal to n। ठीक है, अब यहाँ पर x आपका रियल नंबर है और n आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ले लो या निगेटिव इंटीजर, जो भी लेना है आप ले लेते हैं। ये हो गया। और यही था बस जो था। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बता चुके हैं, अब मूव करते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक था। सीलिंग फंक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ऑपरेशन। हाँ, अब बताते हैं कि ऑपरेशंस जो फंक्शन के ऊपर लगते हैं, फंक्शन के ऊपर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन f हो गया और आपके फंक्शन कोई g हो गया, तो ये दोनों फंक्शन के ऊपर एक साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगता है। ये कब लगता है आपको देखना पड़ेगा। जैसे हमने एक फंक्शन लिया a टेंड्स टू b और हमने g फंक्शन लिया c टेंड्स टू d। इसका डोमेन क्या है, f का डोमेन है a, g का डोमेन है c। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यहाँ पर हम b लिख लेते हैं और यहाँ पर c लिख लेते हैं, क्योंकि आगे इन सब का b और c का ज़्यादा a और c का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं बनेगा। इसका डोमेन a है, इसका डोमेन b है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं कि f प्लस g और यहाँ पर x दिया हो तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने इसमें वैल्यू ले लिया 1 2 3 4 और इसमें हमने ले लिया 1 2 5 6 3 और इसमें हमने और वैल्यू ले लिया 5, बस इतना ही। ठीक है, अगर हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो x बराबर 1 लिए, f प्लस का g x बराबर 1 ले लिए, तो 1 हमने यहाँ पर रखा, 1 दोनों पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट f1 प्लस का g1। ये डिस्ट्रीब्यूट तो होगा
यहाँ देखना, ये ऐसे करके एफ एक्स प्लस जी एक्स तो होगा, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कब होगा, कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए होगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। एफ प्लस जी और एक्स, आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स तो होगा, लेकिन कौन सी वैल्यू के लिए होगा, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स का डोमेन निकालना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बता रहे हैं कि ऑपरेशन ऑन फंक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब वैल्यू क्या लेना है, ठीक है, एक्स की। हमने एफ का डोमेन ले लिया, जी का डोमेन ले लिया, हमने वन भी उठा लिया। वन क्या है कि इसके डोमेन में भी है, इसके डोमेन में भी है। जब डोमेन में है और ये दोनों फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू डिफाइंड होगी, ये आपका फंक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे वैल्यू आपका निकल जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई आपकी वैल्यू आया, ये आ गया वैल्यू, इसका निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको समझ में आ रहा, जिनको फंक्शन नहीं आता है अभी से स्टार्ट कर रहे हैं देखने के लिए, उनके लिए अभी छोटा सा एक और चेंज करते हैं, बस छोटा सा। ये कर दिया और मैंने यहाँ पर f बना दिया, और ये हो गया, f ये हो गया, यहाँ पर हमने g बना दिया। हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 2 5 6 7 3 लिया था, और मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर क्या बनाऊँ, 10 11 12 13 14, यहाँ पर मैं बना दूँ 20 21 22 23 24, इसको ऐसे मैप करा दिया, ठीक है, मैप करा दिया, यहाँ पर मैप करा दिया, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका सी है, ये आपका बी है और ये आपका डी है। देखना F1 की वैल्यू क्या है इसमें, F1 की वैल्यू है आपकी 20, F1 डिफाइंड है इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या है 20, तो हम 20 रख दिए। G1 की वैल्यू क्या है 10, तो हमने 10 रख दिया, 30 आ गया, मतलब आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आपका फंक्शन है वन का मैप, मतलब F1 की वैल्यू 20 है, F2 की वैल्यू 21 है, और G1 की वैल्यू 10 है, G2 की वैल्यू 11 है, ऐसा समथिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो ये आपका डिफाइंड हो गया। डिफाइंड कब हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये वन दोनों में था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये वन कहाँ था, एफ और जी दोनों में था, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखते हैं, अब हम x बराबर 2 ले लेते हैं, f2 प्लस का g का 2, ठीक है। अब देखते हैं f2 की वैल्यू क्या है 21 प्लस g2 की वैल्यू क्या है 11, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। मतलब 2 भी हमारा क्या है, f में भी है और g में भी है, ठीक है। f और g में होने का मतलब कि उनके डोमेन में, ठीक है। यहाँ डोमेन होने का मतलब ऐसे यहाँ लिख देते हैं a और b, a में भी है और b में भी है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर x बराबर 4 ले लें, 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेना है हमें वैल्यू ले लिए, x की वैल्यू ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। f4 प्लस g4, f4 की वैल्यू है 23 प्लस g4 तो कहीं है ही नहीं, g4 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो g4 है नहीं, तो ऐसा हो सकता है ना कि g4 के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। अगर आपका फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि इसके डोमेन में जब कोई वैल्यू नहीं है उसका आप मैप कैसे कर सकते हो, जब डोमेन में वैल्यू नहीं है तो उसका फंक्शन वैल्यू क्या आएगा, कुछ पता है आपको, नहीं पता है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जब ये इसका फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है, तो ये फंक्शन ये टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू आपका क्या आएगा कुछ पता नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिया था, 4 लिया था, 4 जो कि ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। तो हमें इन सब से देखने से क्या पता चलता है कि आपका ये प्रॉपर्टी होल्ड तो होगी, कब होगी, जब x आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या, कि जो इसमें और इसमें दोनों में वैल्यू बिलोंग करेगी, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अगर कोई ऐसा वैल्यू मिल गया जो सिर्फ किसी एक के लिए डिफाइंड है, दूसरे के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये वैल्यू
ये प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन नहीं होगी उसके लिए, समझ आ रहा है। तो हमने यहाँ से एक एग्जांपल लिया, आपको समझा दिया कि ऐसे कौन सी x की वैल्यू के लिए फंक्शन आपका ये डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर आपका x ले रहे हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन, उस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो जैसे देखना, हमने a और b का इंटरसेक्शन ले रहा है ना, तो a और b में कॉमन वैल्यूज क्या क्या है, 1 1 कॉमन है 1 आ गया, 2 2 कॉमन है 2 आ गया, 3 3 कॉमन है 3 आ गया, 4 4 4 कॉमन नहीं है, 5 और 5 कॉमन है 5 आ गया। बस आपका ये फंक्शन की वैल्यूज है ना, इन्हीं 4 वैल्यू के लिए डिफाइंड है ये प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन जो है आपके इन्हीं 4 वैल्यू के लिए डिफाइंड है। अगर आपका इस दोनों फंक्शन का डोमेन, अगर ये दोनों डोमेन दिया गया तो, समझ में आ रहा है। इंटरसेक्शन के लिए ही सिर्फ ये वैलिड होता है। सेम प्रॉपर्टी नेगेटिव के लिए भी होता है। अगर आपका ये माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे बस। अब आता है गुणा के लिए, गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम फॉलो होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है। अब डिवीजन के लिए, तो डिवीजन के उसमें छोड़ो, डिवीजन के लिए हम और अच्छे से बताते हैं। दोनों फंक्शन डिफाइंड है, उसके लिए तो ए इंटरसेक्शन भी तो हमें लेना है हर समय, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देना, एफ अपॉन जी एक्स हो गया बराबर है एफ एक्स जी एक्स। ये तो हमें पता चलेगा कि अगर दो फंक्शन है आपके पास, तो दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे, उस इंटरसेक्शन से आपकी वैल्यू उठानी पड़ती है। अगर दो फंक्शन नहीं है आपके पास, अगर यहाँ पर f प्लस जी प्लस एच करके है ना, उसके बाद अगर आपका x है ना, ये एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स हो जाएगा। लेकिन आपका x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h, ठीक है। डोमेन ऑफ एफ, सभी के डोमेन का ना इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हमने बता दिया दो फंक्शन लेकर के, तो दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको वो x नहीं लेना है जिस x के लिए 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो आपको x की वैल्यू नहीं लेनी है, आपको x की वैल्यू नहीं लेनी है जिसके लिए आपकी gx क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आप वो x मत लो, वो x मत लो, यहाँ पर वो वैल्यू मत लो, बिलोंग्स टू r, आपको वो वैल्यू मत लो जिसके लिए gx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो ऐसा हो सकता है जैसे आपका एक फंक्शन दिया है f है, यहाँ पर सॉरी ये आपका g है, 1 2 3 है, और यहाँ पर 0 1 2 है। आपका 1 3 को पॉइंट कर रहा है, 2 इसको पॉइंट कर रहा है, 3 0 पॉइंट कर रहा है, और आपने g3 निकाल रहे हैं, g3 वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और आप ये 0 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको वैसा x नहीं लेना है जिसके लिए gx की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, या तो फिर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो कि डोमेन ऑफ f डोमेन ऑफ b माइनस आपको x लेना है बिलोंग्स टू r सच दैट इसमें क्या करना है आपको, gx इक्वल्स टू 0। इसमें हो जाएगा वो x निकाल, वो x है जिसके लिए gx 0 हो रहा है। तो ये जो सेट है उस सेट में से ऐसे वैल्यूज को तुम हटा दो, बाकी इस x को यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे जो आएगा सेट, ये सेट इसके लिए वैल्यू होगा और इसके लिए वैल्यू। ये ऑपरेशंस होते हैं फंक्शन, 2 या 3 फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन आप ले रहे हो, तो अगर 2 फंक्शन है, दोनों फंक्शन में एडिशन परफॉर्म करना है, साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ये सब करना है, तो आप x की वैल्यू कहाँ से लेकर के कहाँ तक के परफॉर्म करेंगे कि दोनों साथ में परफॉर्म हो जाए, दोनों फंक्शन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ऑपरेशन फंक्शन जो भी। अब हम देखते हैं अपना पीरियोडिक, इम्पोर्टेंट पीरियोडिक और इवन ऑड था। आज जितना भी बड़ा लेक्चर जाए आपको पीरियोडिक और इवन ऑड फंक्शन बताना ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक लेने पड़ेंगे इसमें।
पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या है, पीरियोडिक मतलब एक आपका टाइम इंटरवल हो, उसमें आपका चेंजेस पिछले चेंजेस के जस्ट इक्वल हो, ठीक है। लेक्चर लेने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक बोल रहे हैं, बैकग्राउंड का जो वॉइस होता है वो ना है, उसके लिए फैन बंद किए हुए हैं, तो गर्मी कितनी लग रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक आपका इंटरवल हो जिसके आगे की जो वैल्यूज़ हो या फिर जो फंक्शन की वैल्यूज़ हो वो पीछे वाली वैल्यूज़ के जस्ट इक्वल है, वही होता है। जैसे हम आपको ग्राफ से भी यहाँ पर बता देंगे, और पीरियोडिक मतलब होता क्या है वो भी बता रहे हैं अच्छे से। एक आपका साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब आप ये देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, अभी मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखा नहीं हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो है, सॉरी ये जो है, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठा करके यहाँ से अगेन रखूँ, सेम हो रहा है। कागज लेकर बना, देखो आपका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखो, ग्राफ सेम बन रहा है ग्राफ यहाँ से, और आप इसको यहाँ से उठा दो, यहाँ से उठा करके यहाँ रखो या यहाँ रखो, सेम बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। लेकिन अब पीरियोडिक फंक्शन है वो ठीक है, इसमें एक चीज़ और देखना, अगर हम और बड़ा बनाए तो, ठीक है, एक और ये दो, हम पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी वैल्यू को उठा करके इधर रख रहे हैं, तो पूरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर हो जाएगा। दो बार नीचे, दो बार नीचे, दो बार ऊपर, दो बार ऊपर, और ये पहला है पहले से, ये वाला इससे, और ये वाला इससे, ये वाला इससे मैच कर जाएगा। तो पहले क्या था, आप इतने का लिए थे, अब क्या आ गया, आप इतने का ले लिए। पीरियोडिक तो वैसे भी है क्योंकि सेम जा रहा है ना, आगे की वैल्यू भी सेम जाएगी। तो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन के साथ साथ अब इसमें एक प्रश्न होता है कि पीरियोडिक फंक्शन ठीक है, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड क्या है, ठीक है। तो देखो आपका ये भी पीरियोडिक है, इसके लिए भी फंक्शन पीरियोडिक है, इसके लिए भी फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन इससे छोटा आप ले लोगे ना, इससे छोटा आप लोगे, इसको करोगे जस्ट आगे करोगे तो है नहीं। अगर आपका ये वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ पर अगर रखो, अगर ये ऐसा ग्राफ बनता तो आप मैच करा सकते थे, लेकिन ग्राफ क्या नेगेटिव ग्राफ बन रहा है, तो आप ये मैच नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपका ये भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए है, ये भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए है, लेकिन इसमें जो वैल्यू, जो छोटी वाली वैल्यू है ना, जो छोटा वाला एरो है, इसको बोलेंगे पीरियड, पीरियड ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, साइन एक्स का। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं, ये होता है हमारा 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, 3 पाई, और होता है 4 पाई, ठीक है। तो पहला क्या था, 0 से 4 पाई, तो 4 पाई माइनस का 0 बराबर का क्या हो गया, 4 पाई। तो पहले हम क्या थे, 4 पाई के लिए चेक किए थे, तो इस पर भी आपका रिपीट कर रहा था, वैल्यू चेक कर रहा था। आप इधर भी चेक कर लो तो क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू हो 0 माइनस का, इधर का क्या जाएगा, माइनस का 4 पाई होता है ये, ठीक है, और ये माइनस का 3 पाई होता है, और ये माइनस का 2 पाई होता है, और ये माइनस का पाई होता है। तो 0 माइनस माइनस का 4 पाई, आपका क्या क्या आ गया, 4 पाई। मतलब ये इसका पीरियड क्या था, 4 पाई था, लेकिन इससे छोटा आपको मिल रहा है क्या, 2 पाई पर, 0 माइनस माइनस का 2 पाई, ये आपका 0 ये वैल्यू है, माइनस 2 पाई ये वैल्यू है, बड़े में से छोटे घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो ये आपका जो आ रहा है ना, ये भी पीरियड आ गया, लेकिन ये बड़े वाले से क्या है, ये छोटा है। तो आपको पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करना है, क्या पीरियोडिक फंक्शन तो है, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू के लिए पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है ना, उस छोटी वैल्यू को, जैसे 2 पाई को, इस 2 पाई को क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ साइन एक्स। ग्राफ से नहीं समझ में आया, ठीक, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, हम डेफिनेशन लिखते हैं अच्छे से, डेफिनेशन लिखेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो ये फंक्शन कोई x प्लस टी है, बराबर का कोई आपका एफ एक्स आ गया। यहाँ पर दो प्रॉपर्टी होती है कि आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू छोड़ो, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
और टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, पेरियोडिक, ठीक है, एफ एक्स क्या है आपका पीरियोडिक। और इसमें भी ए बराबर मिनिमम ऑफ टी, ये क्या होता है कि फॉर ऑल टी, ठीक है, तो ये बोलते हैं ए इज अ पीरियड ऑफ एफ एक्स। ये आपका डेफिनेशन है। इसमें क्या कह रहा है, आपने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स, उसमें एफ एक्स में आपने एफ एक्स प्लस टी कर दिया और दूसरी साइड एफ एक्स कर दिया, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए और टी आपका ग्रेटर देन 0 है, और साथ ही साथ में, यानी यहाँ पर और है, साथ ही साथ में टी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, टी एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस फंक्शन को आपको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया, उसमें जो टी निकाले हैं मैक्सिमम टी आएगा, जैसे साइन के लिए आप क्या था 2 पाई आया था, 4 पाई आया था, अगर ऐसे ही आप चेक करोगे तो 6 पाई भी आएगा। तो ये जो टी की वैल्यूज आ रही है ना, इसमें जो सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा क्या है 2 पाई है, तो ये 2 पाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन के लिए यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, तो ये 2 पाई क्या होगा, पीरियड हो जाएगा उस फंक्शन का, फंक्शन मतलब साइन एक्स का, यहाँ पर साइन एक्स लेकर के बताया ना, तो साइन एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब किसी भी मतलब कोई फंक्शन दिया है, उसका पीरियोडिक फंक्शन कैसे चेक करेंगे, वो पीरियोडिक है कि नहीं है, उसके लिए स्टेप्स लिख देते हैं। स्टेप्स क्या होता है, ठीक है, स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक मतलब हुआ क्या, आपको समझा दिया। पीरियोडिक मतलब एक समय अंतराल के बाद वो सेम चीज़ें रिपीट करने लगे, वो जो समय अंतराल लगेगा या फिर जो आपका जो फंक्शन की वैल्यूज रहेगी या फिर टाइम जो लगेगा, आप उसको किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी एक्स की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा हो या फिर आपकी टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, तो उस एक्स की वैल्यूज को या फिर उस टाइम को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और उस जो फंक्शन है आपका जो रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अरे आप पेंडुलम देखे होंगे ना, एक साइड से जा रहा है दूसरी साइड से आ रहा है, तो उसमें क्या आता है, रिपीट करता है ना एक अपने टाइम इंटरवल को, उसमें भी पीरियोडिक ही लगता है भाई। तो वहाँ से भी आप दिमाग में सोच सकते हो कि पीरियोडिक मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी क्या बताने वाला था, पीरियोडिक स्टेप्स। तो पहले क्या करना है कि आपको एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स कुछ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, एफ एक्स प्लस का टी लेना है बराबर एफ एक्स कर देना है, ठीक है। और इसको तुम्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको टी बराबर फाइंड करना है। इफ टी ग्रेटर देन 0 एंड टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, इसको बोलेंगे एफ एक्स इज पीरियोडिक। और इम्प्लाइज करेंगे, मतलब इम्प्लाइज का यहाँ से सॉल्व करेंगे, मिनिमम ऑफ टी यहाँ पर ऑल टी, ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा पीरियड, ठीक है। स्टेप्स क्या है, आपको ये स्टेप 1 है, स्टेप ये 2 है, और आपको स्टेप यहाँ पर क्या 3 है। पहले आपको कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिखना है, लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको टी फाइंड करना है। टी अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो गया एंड टी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, तो उस फंक्शन को बोल देंगे क्या, ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। और अगर ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया, उसके बाद क्या करेंगे कि मिनिमम ऑफ ऑल टीज, जितने भी टी आपके निकल रहे होंगे उसमें से जो मिनिमम आएगा उसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोल देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, स्टेप्स हो गया पीरियड और फंक्शन को पीरियोडिक दिखाने का, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं अच्छा सा, उसको सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं, एकदम छोटा सा इजी सा, उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर एक्सरसाइज में अधिकतर क्वेश्चन इसी का रखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेंगे। आपका एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस एक्स का मान,
बताना है कि ये पीरियोडिक विथ पीरियड, ये बताना है कि इसका पीरियड क्या है, ये बताना है कि इसका टी क्या होगा, पीरियड क्या होगा। ठीक है, डालते हैं एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स प्लस का टी प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस का टी बराबर का, यहाँ पर क्या होता है एक्स माइनस एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब ये x है, ये x है, कट कर। अब ये t बराबर का x प्लस का t माइनस का x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने उधर भेज दिया, उसको इधर ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपका t गलती से इंटीजर हो गया तो क्या होगा, t गलती से क्या हो गया इंटीजर हो गया तो क्या होगा, बाहर निकालेंगे t को, इससे इसको कट करने की 0 बराबर 0, कोई मतलब नहीं बनेगा। हमें बताना है कि ये आपका इक्वल है, तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल है, कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से भी करना जरूरी होता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 1 2 3 एंड 1 है, 2 है, 3 है एंड नन है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। पीरियड की, अब जैसे आपको इसको प्रूफ कराना है, आपको इसको करना क्या है, LHM बराबर LHS RHS। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते क्या है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर आपके पास x प्लस एन है, यहाँ पर x के फॉर्मेट में प्लस n के फॉर्मेट में ये चेंज हो जाता है। लेकिन ये होता कब है, जब हमारा n ग्रेटर देन 0 होता है। n क्या होता है, पॉजिटिव 0 होता है, और इसमें क्या होता है कि n ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग्स टू ये, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ये n ग्रेटर देन 0 होता है, n आपका इंटीजर भी होना चाहिए, आप इसको लिख सकते हो कि n आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, दोनों का कंडीशन को मिला करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर आपका n निगेटिव हो, आपका t निगेटिव हो गया, t क्या हो गया निगेटिव हो गया, यहाँ पर दो केस लगाते हैं, t आपका निगेटिव हो गया, आपका पीरियोडिक वाला डिफिनेशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में क्या बोला गया था कि t आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। t क्या होना चाहिए, t आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसको निगेटिव तो ले नहीं सकते। ठीक है, और अगर आपका t यहाँ पर पॉजिटिव है तो t हमने यहाँ पर ले लिया, t हमने यहाँ पर ले लिया, और वही तो हम कह रहे हैं कि अगर ये आपका पॉजिटिव है t ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें केस बनेगा, t अगर ये पॉजिटिव है तो t आपका क्या होगा, या तो इंटीजर हो गया या तो इंटीजर ना हो, दो केस बनेगा। ठीक है, अगर ये आपका इंटीजर होगा तब तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीजर होगा। यहाँ पर एक केस पहला ये वाला देखते हैं, t बराबर x प्लस का, अगर इंटीजर है प्लस इस फॉर्मेट बन गया, इसको ऐसे कट कर दिए माइनस है, और ये t बराबर का t हो गया, मतलब कट गया, मतलब 0 बराबर का 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर का राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब t हमारा इंटीजर है, इसके लिए तो फॉलो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉलो हो गया। अब ये दूसरा केस देखते हैं, अगर t आपका इंटीजर नहीं है, t आपका समथिंग 1.2 है, कुछ भी है मान लेते हैं, और x आपका ऑलरेडी समथिंग पॉइंट है, मान लो कि 2.8 है। ठीक है, अब हम वैल्यू रख करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर केस जहाँ गड़बड़ होगा वहाँ देखते हैं। तो t हमने क्या रखा 1.2 बराबर का 2.8 प्लस का 1 पॉइंट का 2 और माइनस का 2 पॉइंट का 8, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस का 2 पॉइंट का 8, 4 माइनस का अभी वैल्यू हो जाएगा 2, ये वैल्यू आएगा आपका 2, और हमने लिया क्या था 1 पॉइंट का 2। क्या ये आपका इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा था। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कोई वैल्यू अलग से ले लेते हैं, चेक करते हैं। अगर हम वैल्यू यहाँ पर ले लिए, आपका वैल्यू हम आपका लेते हैं, दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर 2.6 ले लेते हैं, तो आपका अगर 3.8 हो जाएगा,
माइनस 2.8 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। और हमने टी सेम लिए रखे हैं, यहाँ पर एक्स हमने क्या लिया 2.6 ले लिया। चेक करते हैं तो पिछली बार हमारा क्या आया था 1.2 इक्वल टू 2 या 3 के समथिंग आया था। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पर 2 आ गया, इसमें 1 आ गया, 1.2 इक्वल्स टू 1, ये भी आपका फॉल्स है। पिछली बार क्या आया था 1.2 इक्वल्स टू 2, वो भी आपका फॉल्स था। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने की बात है, क्या कि हमने पिछली बार रखा था x बराबर हमने रखा था 2.8, तो हमें ये वैल्यू मिला था। हमने इस बार रखा x बराबर 2.6, तो हमें ये वैल्यू मिला। मतलब समझ में आ रहा है? ये जो इक्वेशन है, ये जो t की वैल्यू हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ये अभी डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो ये आपकी क्या कर रहा है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। यहाँ आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी गलत हो रही है। तो अगर t ग्रेटर देन 0 है और t इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तभी आप t को क्या कहोगे, पीरियोडिक बोलोगे। और सॉरी, फंक्शन को क्या बोलोगे, पीरियोडिक बोलोगे। और t का जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसको पीरियड बोलोगे। लेकिन t हमने जब लेस देन 0 लिया तो पहली प्रॉपर्टी इसकी फेल हो गई। t हमने इंटीजर ना लेकर के कोई और वैल्यू ले लिया, पॉजिटिव में फ्रैक्शनल वैल्यू ले लिया, तो इसने सेकेंड प्रॉपर्टी को फेल कर दिया। तो हम t लेस देन 0 तो ले नहीं सकते, t हम कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ले नहीं सकते। अब बच गया t हम सिर्फ ले सकते हैं तो इंटीजर में भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम t में इंटीजर वैल्यू ले लिए। इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसा समथिंग आएगा, आ गया। इसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, हमारा अगर ऐसा कोई भी t, देखना तीनों केस में देखें, तीनों केस में से अगर किसी एक भी केस में अगर आपका t फाइंड हो जा रहा है, इसका मतलब वो आपका फंक्शन पीरियोडिक है। अगर आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आ रहा होगा कि ये पीरियोडिक कैसे हो गया जब दो केसेस आपके फेल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर कोई फंक्शन है, 2 या 3 केस बन रहे हो, 4 केस बन रहे हो, कोई मतलब नहीं है। किसी भी एक केस के लिए अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई तो वो फंक्शन इस t के लिए पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। कान खोल कर सुनिएगा, अगर आपका कोई भी केस में, किसी भी एक भी केस में अगर आपका t की ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, तो वो फंक्शन जिसमें ये t रखा गया है वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर t के इस वाले केस के लिए ये फंक्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई, सॉरी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो ये फंक्शन क्या होगा, आपका पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें बोला गया कि पीरियड क्या है, तो पीरियड हमने क्या बोला था कि मिनिमम ऑफ ऑल टी। इसमें मिनिमम क्या है, 1 है, इसका क्या हो जाएगा, पीरियड 1 हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा। अब एक तगड़ा सा क्वेश्चन बताते हैं जो एकदम पूरे दिमाग को हिला के रख देगा। हिलाने का मतलब कि जल्दी नहीं होता है क्वेश्चन। उसमें करना कैसे होता है, बार बार आपको चेंजेस करनी होती है, बार बार क्या करनी होती है, चेंजेस करनी होती है। तो करते हैं, एफ एक्स प्लस का 1 प्लस एफ एक्स माइनस का 1 बराबर का √3 का एफ एक्स। हो गया। अब इसमें बताना है आपको कि इसका पीरियड क्या है, ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है। ठीक है, आपको देख करके लग रहा है जल्दी हो जाएगा, देख कर तो आसान ही लग रहा है, लेकिन करने में थोड़ा सा इसमें तरीका लगेगा। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में लाना है, x प्लस का t बराबर का एफ एक्स। टारगेट आपका ये है, इस फॉर्मेट में आप ला देंगे। उसके बाद आप चेक करेंगे कि t ग्रेटर देन 0 और t इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक है। और t आपका क्या हो जाएगा, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए चेक करते हैं और इसको चेंज करते हैं इस वाले फॉर्मेट में। तो पहले हमें बराबर का एफ एक्स लाना है। बराबर का एफ एक्स लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम इसको लाते हैं। √3 दिख रहा है, इसका मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है एफ एक्स लाने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर ये वैल्यू है और इसी वैल्यू में हम इस वैल्यू को रख दें तो क्या आएगा आपका, √3 हट जाएगा, हट जाएगा ना। कोशिश करते हैं, तो ट्राई करते हैं।
अब रखते हैं जैसे x को हम रिप्लेस करते हैं x प्लस 1 से कर देंगे। तो हम जब x प्लस 1 से रखेंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस 2 प्लस का ये एफ एक्स हो जाएगा बराबर का √3 एफ एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 1। अब x को रिप्लेस करते हैं x माइनस 1 से, एफ एक्स हो जाएगा प्लस का एफ एक्स माइनस का 2 हो गया बराबर का √3 एफ एक्स माइनस का 1 हो गया। दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे, ये एफ एक्स और एफ एक्स मिल करके 2f(x) बन जाएगा प्लस एफ एक्स माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू एफ एक्स बराबर का √3, इन दोनों में कॉमन कर लिया और देखना एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 बन गया। हमने बोला क्या था कि अगर हम एफ एक्स प्लस 1 और एफ एक्स माइनस 1 में अगर हम इस वैल्यू को रख दें तो √3 इंटू √3 से आपका 3 बन जाएगा। तो हमने इधर का ध्यान नहीं दिया क्या होगा क्या नहीं, हम √3 पहले हटाने के लिए हम क्या किए, इस x के जगह पर x प्लस 1 कर दिए और इसी x के जगह पर x माइनस 1 कर दिए जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब दोनों को ऐड कर दिए तो देखो ये टर्म बन गया। अब ये टर्म के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, √3 इंटू एफ एक्स रख सकते हैं भाई, हमारे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 3f(x) यहाँ पर है, 2f(x) यहाँ पर है, तो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 बराबर का f(x) होगा। अब देखना आपका क्वेश्चन ये था, कन्वर्ट होकर क्वेश्चन आपका ये बन गया, थोड़ा सा आसान हो गया, √3 हट गया तो आसान हो गया। अब देखना करना क्या है, इसको भी हटाते हैं, हटा लेते हैं थोड़ा। अब क्या करना है कि हमें f(x) तो मिल गया, अब हमको इधर चेंजेस करनी है, हम क्या करते हैं कि अब ये वैल्यू अगेन बनाते हैं जिसमें हम f(x) को रख सकें, बनाते हैं, कोई दिक्कत हो रही है। तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 2 से, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस का 4 और प्लस का एफ एक्स बराबर का एफ एक्स प्लस का 2 और x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस 2 से, एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस का 4 बराबर का एफ एक्स माइनस का 2। क्या दिख रहा है आपको, बन गया। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, क्यों, इधर हमारा एफ एक्स कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पर 2f(x) आएगा, यहाँ पर फिर से एफ एक्स आएगा और एफ एक्स प्लस 4 एफ एक्स माइनस 4, ये हमेशा सीक्वेंस आपका बनता चला जाएगा। अभी हमने x माइनस 1 को हटाया, x प्लस 1 और x माइनस 1 को हटाया, x प्लस 2 x माइनस 2 बना। अब इसको हम हटाएंगे सेम प्रोसीजर से, तो x प्लस 4 और x माइनस 4 के टर्म में बनेगा। ये आपका 1 2 4, अब इसके बाद 8 का टर्म बन जाएगा, इधर 8 का टर्म बन जाएगा, इधर 16 का टर्म बन जाएगा, इधर 16 का टर्म बन जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ दिए तो समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कैसे होगा। हम यहाँ पर दोनों को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को 3 दे देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन को 4 दे देते हैं और यहाँ पर इक्वेशन क्या हो गया 5। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे, क्या, एलिमिनेट करने का। एफ एक्स प्लस 2 यहाँ है, एफ एक्स प्लस 2 यहाँ है, एफ एक्स यहाँ है, एफ एक्स यहाँ है, ठीक है। तो हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस का 4 प्लस एफ एक्स प्लस का एफ एक्स प्लस का 2 प्लस का एफ एक्स माइनस का 2 बराबर का लेफ्ट का लेफ्ट साइड में, राइट का राइट साइड में, एफ एक्स प्लस का 2 प्लस का एफ एक्स। तो ये हो गया इससे खत्म, ये हो गया इससे खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, एफ एक्स प्लस का 4 प्लस का एफ एक्स माइनस का 2 बराबर का 0। समझ में आ गया। अब इसमें करना क्या है, आपको दिख रहा है कि अगर एक x को x प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे तो एफ एक्स प्लस का 6 और प्लस का एफ एक्स बन गया। पहले हमने खत्म किया था √3 को एफ एक्स में चेंज कर लिया था, अब हमने
3 टर्म्स था उसमें हमने 2 टर्म्स मिला दिया। कितने टर्म्स मिला दिया? 2 टर्म्स में। मतलब कि एक आपका एफ एक्स प्लस समथिंग में बन गया और आपका एफ एक्स के टर्म में बन गया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। क्यों? अब हम इसको लेके चलते हैं। जितने टर्म्स आपके आते चले गए उसको छोड़ दो। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका नया बनते चला जा रहा है। आपको सिर्फ रिप्लेस करने से एक एक लाइन में आपका नया नया क्वेश्चन बनते चला जाएगा कि हाँ पहले क्या था, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन बराबर रूट थ्री एफ एक्स था। फिर आपने कन्वर्ट किया तो एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू बराबर का एफ एक्स में कन्वर्ट हुआ। अब आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। एफ एक्स प्लस सिक्स बराबर माइनस का एफ एक्स हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ की वैल्यू कोई ख़त्म करनी हो फर्स्ट स्टेप में, तो आपको क्या करना है, इसको ये टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है। तो आपको क्या करना है, एक्स को एक्स प्लस सिक्स के टर्म में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। एफ एक्स प्लस का 12 इधर हो जाएगा और बराबर का माइनस का एफ एक्स प्लस का 6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का एफ एक्स है, तो ये आपका आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स प्लस का 12 बराबर का एफ एक्स आ गया। आ गया, तो ये आपका ये फॉर्मेट में हो रहा है, एफ एक्स प्लस टी बराबर का एफ एक्स। और यहाँ पर क्या है, टी बराबर क्या है, 12 है, ग्रेटर देन 0, और इसमें एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा और यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा आपका। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अब कहेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, सिंपल है। आपको पहले करना क्या है, आपको एफ एक्स का टर्म में कन्वर्ट करना है। अगर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन है, कोई डिवीजन है, कुछ भी अगर वैल्यू आगे है, तो जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है उसको आपको राइट साइड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपका एफ एक्स दिया है तो यहाँ पर एफ एक्स था, तो हमको क्या है कि ये वैल्यू खत्म करना है ना। हम देखेंगे पीछे की वैल्यू क्या है, एफ एक्स प्लस सिक्स है ना, तो हम इस एक्स को एक्स प्लस सिक्स में कन्वर्ट कर दिए। अब पता नहीं इधर हमारा कितना बनेगा, क्या बनेगा, उससे मतलब नहीं है। एफ एक्स प्लस 20 बनेगा, 12 बनेगा, क्या बनेगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमने एफ एक्स प्लस सिक्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही एफ एक्स प्लस सिक्स में कन्वर्ट किया, हमने ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दिया। बाकी इधर जो बना उससे हमसे मतलब नहीं है, जो बना हम उसको देख लेंगे, वही तो हमारा आंसर लाना है। ठीक है, सेम चीज़ें हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। रूट थ्री इंटू एफ एक्स था, तो एफ एक्स को हमने क्या कर दिया कि हम लेफ्ट साइड में जो लिखा था उसके टर्म्स में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो एफ एक्स को मैंने एफ एक्स प्लस वन में कन्वर्ट किया पहले, फिर एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस वन में कन्वर्ट किया दूसरे टर्म में, उसका दोनों को ऐड कर दिया। तो हमारे राइट साइड में क्या बन गया, रूट थ्री ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स एक्स प्लस वन। अब उस रूट की वैल्यू उस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या थी, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, वहाँ से वैल्यू उठा करके रख दिए। वो सॉल्व हो करके आपका थ्री एफ एक्स बन गया था, और राइट साइड लेफ्ट साइड में आपका टू एफ एक्स था, कट करके एफ एक्स बन गया था। उस हिसाब से आपका यहाँ पर सॉल्व करते चले आए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन था। आप एक बार में उठाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आप कर पाएंगे तो आप क्या है, वो इन्फाइनाइट वाले लूप में फंस जाएंगे। सॉरी, लूप मतलब इन्फाइनाइट वाले में आप फंस जाएंगे। जैसे कि आपने वन को, हमने एफ एक्स प्लस वन को एफ एक्स प्लस टू में कन्वर्ट किया था। अगेन आप सेम काम कर देंगे तो एफ एक्स प्लस फोर आ जाएगा, फिर से काम करेंगे तो एफ एक्स प्लस एट आ जाएगा, फिर से आप काम किए तो 16 समथिंग आ जा, ऐसे आता चला जाएगा। लेकिन आपको करना क्या था, उसमें एक चेंजेस थी। जैसे ही आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जो आपकी वैल्यू थी जो मेन फंक्शन का था, उसको डायरेक्ट आपको किसी एक फंक्शन में यूज करना था। कन्वर्ट करने के बाद दोनों में कन्वर्ट करने के बाद यूज नहीं करना था। उसके बाद आपका ये चेंज होकर के आ गया। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि आपको अगर एफ एक्स के टर्म में दिया है तो आपको कैसे पीरियड निकालना है और पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब आते हैं पीरियोडिक फंक्शन मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। अगर टिग्नोमेट्रिक पर लगे तो साइन एक्स कॉस एक्स इन सब पर लगेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं कि किस चीज़ का पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसका इसका क्या पीरियड होता है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी रहेगा। हालांकि जब मैं टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो टिग्नोमेट्री सारा चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक फॉर्मूला जो याद हो जाएगा, एकदम तरीके से बता दूंगा कौन से फॉर्मूलों को कैसे याद करना है। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि आपका ये जैसे कोई फंक्शन है, आपका एफ एक्स हो गया और आपका ये पीरियड हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स हो गया 2 पाई होता है, कॉस एक्स हो गया 2 पाई होता है, और कॉसेक हो गया, इसी का अपोजिट है तो इसका भी 2 पाई हो जाएगा अपोजिट। इसका अगर सेक है, इसका अपोजिट है तो इसका सेम हो जाएगा अपोजिट। टेन होता है टेन टेन एक्स
इसका पाई होता है और इसका कॉट एक्स होता है। ये इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा पाई। ये आपका इतना हो गया। अगर आपका साइन मॉड का एक्स है ये आपका हो जाता है पाई, और आपका कॉस एक्स मॉड का है ये भी आपका हो जाता है पाई। और इसके जो अपोजिट वाले हैं जैसे कॉसेक एक्स हो गया या फिर सेक एक्स हो गया, ठीक है, तो इसके जो मॉड्स हैं ये भी क्या हो जाते हैं पाई। यहाँ पर डिवीजन मतलब ये एंड, ठीक है, एंड, ठीक है, ये होता है। तो इसका मॉड क्या होता है, सॉरी पीरियड क्या होता है, पाई हो जाता है। ये आप लिख लेना और इसके बाद थोड़ा सा और लिखा देते हैं, फिर बताते हैं ये कैसे होता है। एक टेबल के फॉर्मेट में रहेगा तो याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा। अगर आपका ये साइन एक्स वाई का सॉरी ए इंटू एक्स है, ये 2 पाई बाई ए हो जाता है। 2 पाई बाई क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ऐसे ही आपका कॉस ए एक्स है तो ये भी आपका 2 पाई बाई ए हो जाता है। tan ए एक्स है तो ये भी आपका क्या होता है, पाई बाई का ए हो जाता है। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहता है वहाँ यहाँ पर डिवीजन में हो जाता है। बस ये जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिवीजन करोगे तो आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और कुछ और लिख देते हैं अभी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दोनों मॉड में रहेंगे तो इसका जाहिर सी बात है क्या होगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। आप पाई से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, पाई/2 रहेगा इससे भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई/2 लिख देंगे। सबसे छोटी वैल्यू है ना, ये पीरियड लिख रहे हैं हम पीरियड लिख रहे हैं, सबसे छोटी वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं पाई/2। जब पाई/2 हो गया तो आपका पाई भी हो जाएगा, 2 पाई भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इतना अभी काफ़ी है, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो बता देंगे कि कैसे कैसे और कितना क्या होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा। तो तगड़ा सा कोई क्वेश्चन उठे तब तो। हाँ चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स इन सबका निकालना कैसे, ठीक है। जैसे बता रहा है पीरियड ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर आपका निकालना है। एक्स स्क्वायर मतलब सिर्फ आपका एक्स का स्क्वायर नहीं है, कॉस एक्स का मतलब आपका ये ऐसे इस फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका सिर्फ एक्स का स्क्वायर रहेगा तो क्वेश्चन में आपको मेंशन करके ऐसे देता है, ध्यान रहे आपको, ये आपका क्या है, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का तो हमने पीरियड अभी देखा नहीं, देखा क्या, नहीं देखा ना, कोई बात। हम इसमें करते क्या है, इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे, स्टेप में कॉस एक्स प्लस टी स्क्वायर बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। एक फॉर्मूला में होता है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ भी लिख देते हैं। कॉस अल्फा बराबर कॉस एक्स है तो अल्फा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस का एक्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ लगाते हैं, एक्स प्लस टी का और इसका बराबर 2n पाई प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। अब चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt और 2n पाई प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक बार क्या करते हैं कि एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2xt और का 2n पाई प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस का 2xt माइनस का 2n पाई बराबर का 0। टी में आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है, और इसमें आपका एक्स भी है। तो जब कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक बन रहा है उसके साथ में एक्स है ना, जाहिर सी बात है आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, रूट निकालते हैं, टी बराबर माइनस 2x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 4 इंटू दिस। यहाँ पर हम वो फार्मूला लगा रहे हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई का 2 इंटू ए, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपका बी क्या है, बी आपका 2x है माइनस बी हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस का 2n पाई है, ठीक है, अपान का 2 इंटू ए मतलब 1 है।
तो अब देखो ये टी की वैल्यू जो है ना ये एक्स पर डिपेंड हो रही है, टी की वैल्यू क्या हो रही है, एक्स पर डिपेंड हो रही है। तो ये जो टी आपका आएगा ना, इससे फंक्शन आपका पीरियोडिक तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपका सेकंड जो केस था ना वो फेल हो जाएगा पीरियोडिक के लिए, कि आपका टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और टी होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये आप दिमाग में रखिएगा और इसको लिख लीजिए नोट्स में, ये बहुत ज़रूरी है। और अब लेते हैं यहाँ पर हम निगेटिव वाला। अगर यहाँ पर निगेटिव ले लिए तो इसको जब इस साइड लाएंगे ना तो ये प्लस करके 2 × x² हो जाएगा, तो और इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो अगेन ये x में बन जाएगा फंक्शन, तो ये t क्या हो जाएगा, x पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका पीरियड एक भी नहीं निकल पाएगा। तो दोनों केस के लिए t आपका फेल हो गया, इसका मतलब कि आपका ये फंक्शन जो है पीरियोडिक नहीं है। अगर दोनों केस में से किसी एक के लिए भी अगर आपका t दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेता, होल्ड कर लेता कि t ग्रेटर देन जीरो और t इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है आपका, पीरियोडिक हो जाता है। लेकिन दोनों केस में आपका t फेल हो गया, इसलिए ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, अब आपको ये याद क्यों करना है ये बता देता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे आपका ये सब ना ट्रिग्नोमेट्री में बता देंगे कि साइन अल्फा होता है और साइन एक्स होता है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा होता है और टेन एक्स होता है, तो अल्फा बराबर क्या होता है। हमको अभी तो आता है, लेकिन क्या है ना कि अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है, तो अभी हम बता देंगे ना तो हमको फील नहीं आएगा, ऐसा लगेगा चलो सब बता दिए, ये बता दिए, वो बता दिए, ऊपर ऊपर से चले जाएंगे। नहीं, बताए नहीं है हम ये चीज़ें, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। और अभी क्या है कि अगर इसको ऊपर ऊपर से भगा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि जैसे आपको जो टेबल मैंने लिखाया, उस टेबल की वैल्यू अगर आपको प्रूफ करनी रहेगी ना, एक छोटा सा डेमो दे रहे हैं कि अगर टेबल में जो वैल्यूज है उसको प्रूफ करनी है, तो जैसे आपको प्रूफ करना है कि cos x का पीरियड क्या होगा, तो कुछ नहीं करते हैं, cos x प्लस का t लिख दिए बराबर का cos x लिख दिए, और यहाँ पर x प्लस का t बराबर का 2n पाई प्लस माइनस का x, यही तो था। यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉजिटिव वाला, इधर वाला ले लेते हैं निगेटिव वाला। तो x प्लस का t ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का x हो गया, और x प्लस का t बराबर का 2n पाई माइनस का x हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये x से x खत्म हो गया, t बराबर का 2n पाई। और यहाँ पर n जो होता है ना वो होता है आपका इंटीजर, n क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पर आपका t बराबर हो जाएगा 2n पाई माइनस का 2 का x। तो यहाँ पर क्या है, t ना x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि t क्या है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये t आपका डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर माइनस आप -1 रखोगे तो ये तो मान लो कि लेके चल, या तो मान लो कि आप n को निगेटिव लेके चल रहे हो बहुत पीछे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप n को यहाँ पर क्या कर लीजिए, 1 रख दिए, -1 रख दिया, तो 2 पाई हो गया, 0 हो गया, और 2 पाई हो गया, और 4 पाई हो गया। ठीक है, आपके क्या है ना कि यहाँ तक की वैल्यू के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ये वैल्यू रख रहे हैं तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये वैल्यू होल्ड हो गया ना, इसका मतलब टी हमारा ग्रेटर देन जीरो मिल गया ना, टी ग्रेटर देन जीरो क्या मिल गया, 2 पाई मिल गया, 4 पाई मिल गया, 6 पाई मिल गया, ऐसा मिल गया ना। इसका मतलब कि ये t ग्रेटर देन जीरो है और ये x पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन है पहले से हमको पता है, यहाँ पे प्रूफ हो गया ना। ठीक है, अब इन सब t में जो ये t मिला हुआ है, इन सब में छोटा सबसे कौन है, 2 पाई है, तो इसका पीरियड हमने क्या लिखवाया था, 2 पाई लिखवाया था ना टेबल में। यहीं से ऐसे ही प्रूफ होता है, ये सब छोटे छोटे जो फंक्शन होते हैं वो ऐसे ही प्रूफ होते हैं। अगर हम आपको ये ग्राफ बना दें, जैसे हम पहले क्लास में बोले थे ना कि ग्राफ से आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे, हाँ सच में आसान तरीके से समझ जाएंगे। कैसे, अगर हम ग्राफ बना दें, ठीक है, और फिर हमने इसको ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दिया, तो हम यहाँ से अगर वैल्यू इसकी उठाएं, ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ से उठाएं, जैसे मान लो कि यहाँ पर जल्दबाजी में थोड़ा सा ऐसे बना दिया, हम यहाँ से इसकी वैल्यू ऐसे उठाएं और यहाँ से वैल्यू इसको ऐसे उठाएं, तो ये आपका क्या है, 0 है, और ये आपका क्या है, पाई/2। यहाँ पर आपका पाई होता है, माइनस पाई है, सॉरी ये देगा माइनस का 3 पाई/2 और माइनस का 2 पाई है, और ये आपका आ जाएगा फिर माइनस का
5 पाई/2 हो जाएगा। तो ये देखो माइनस का पाई/2 माइनस माइनस का 5 पाई/2, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, ये वैल्यूज कितनी है ये आपको चेक करना। तो -5/2 और प्लस का 5 पाई/2, तो आपको घटाएंगे तो 4/2 मतलब कि 2 पाई। तो आपको क्या है, ये 2 पाई का जो इंटरवल है, ये 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, इसका आगे 2 पाई है। ये 2 पाई क्या है, आपका पीरियड ही तो है जिसमें फंक्शन आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यही पीरियड हम आपको यहाँ लिख के दिखाया तो है, इसलिए बताया ना कि ग्राफ में जब आप देखोगे तो ग्राफ से ये चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत आसानी तरीके से ये तुरंत हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलस पढ़ना है तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए कि कैलकुलेशन में टी कब एलिमिनेट होगा, टी की कौन सी वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू हम लेंगे जिसके लिए आप काम करेगा, और ये कब कब काम करेगा, कब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कब आपका डिपेंडेंट एक्स होना चाहिए, कब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कब लेस देन 0 होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक आध और क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो टाइम तो काफ़ी हो गया है, इवन और बता करके ख़त्म कर देते हैं हम। जेई का क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, देखिए कोई है क्वेश्चन सर्च मतलब कि पीडीएफ में देख रहे हैं क्वेश्चन जेई का। हाँ जेई का क्वेश्चन तो हाँ एक है ना, एक क्वेश्चन है JEE करके है, तो देखते हैं। ये कह रहा है कि पीरियड निकालना है, fx बराबर साइन ऑफ x/5। अब इसमें एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है मतलब कॉन्सेप्ट है, बता रहे कैसे। अगर आपका ये वैल्यू, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में दे रहा है, ठीक है, दे तो रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या होगा, इस वैल्यू के लिए कुछ तो कुछ वैल्यू देगा। मतलब कि अगर ये आपका जब ये -1 दिया तो ये आपका, अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग मान लो कि आपका ए वैल्यू दे दिया, और अगर इसने वैल्यू 0 दिया अंदर वाला, ये इसकी वैल्यू बी दे दिया, और इसने अगर 1 वैल्यू दे दिया तो इसने वैल्यू सी दे दिया। और ये क्या है फंक्शन साइन x/5 है, मतलब साइन क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब क्या अगेन 0 देगा, 1 सॉरी -1 देगा, 0 देगा, 1 देगा। तो ये बाहर का जो फंक्शन लगा है, बाहर का जो फंक्शन यूज हुआ है ABC, ये भी तो सेम देगा। अब बाहर का फंक्शन जो लगाया, हम फंक्शन क्यों कह रहे हैं, इसका एक रीजन है। साइन लगाए तो सब लोग बोल देंगे कि हाँ ये पीरियोडिक है, लेकिन अगर कोई आपका जी है, जी आपका कोई फंक्शन है और इसके अंदर आपका कोई पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये पीरियोडिक फंक्शन, अगर जी के अंदर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन भी आपका क्या हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता है। नहीं मानोगे तो मानना पड़ेगा, हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका इसके अंदर की वैल्यू क्या है, 1 से आपका ये अंदर की फंक्शन वैल्यू दे रही है, 1 दे रहा है, 0 दे रहा है, सॉरी -1 दे रहा है, 1 दे रहा है। फिर अगले बार क्या है, -1 दे रहा है, 0 दे रहा है, 1 दे रहा है, फिर क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, 0 दे रहा है, फिर 1 दे रहा है, फिर क्या है, -1 0 दे रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू बार बार रिपीट करके दे रहा हूँ, वैल्यू सेम वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 ये वैल्यू दे रहा है, ये आपका अंदर का फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन जो है। जब ये -1 के लिए वैल्यू ये करेंगे तो इसके लिए वैल्यू मान लो कि जी का फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। जी आपका क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। अगर इसमें वैल्यू हम पास कर रहे हैं, अगर हमारा इतने इंटरवल के लिए जी का वैल्यू ए बी सी आ रहा है, तो अगला इंटरवल हम फिर से -1 ही तो दे रहे हैं, उसके लिए भी हमारा जी क्या देगा, ए बी सी देगा, ए बी सी देगा, ए बी सी देगा। तो यही कह रहे हैं कि अगर अंदर का वैल्यू, अगर अंदर का फंक्शन अगर आपका पीरियोडिक है तो बाहर का फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पीरियोडिक हो जाएगा। तो हमें इन पूरे को पीरियोडिक ना दिखा करके जहाँ एक्स लगा हुआ है उस फंक्शन को हम दिखाना है क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है। हालांकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो एक्स क्या है, डिपेंडेंट ऑफ दिस हो जाता है, उसके बाद हो सकता है ये अंदर का पीरियोडिक ना बन रहा हो, बाहर के फंक्शन से क्या हो पीरियोडिक बन जाए। मैं बोला कि अगर अंदर पीरियोडिक बन रहा है तब बाहर का फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। अगर अंदर का पीरियोडिक नहीं बन रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर का फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, वो भी देख लो। आपका क्या है, आपका साइन एक्स ले लिया, एक्स क्या आपका पीरियोडिक है, नहीं ना,
एक्स आपका पीरियोडिक नहीं है, एक्स की वैल्यू आप चाहे जहाँ से ले लो रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जाओगे एक्स की वैल्यू रिपीट कर रही है नहीं, लेकिन बाहर एक फंक्शन लगा हुआ है साइन। अब ये फंक्शन टोटल क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। तो मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन है और अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है तो बाहर का जो फंक्शन होता है वो पीरियोडिक हो जाता है। और अगर अंदर का फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि बाहर का जो फंक्शन है वो आपका पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक हो भी सकता है, पीरियोडिक नहीं भी हो सकता है। 1 सेकेंड। हाँ, तो वही बता रहे थे स्टेटमेंट कि अगर आपका फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो आपका ये जरूरी नहीं है कि बाहर का फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा या फिर होगा। ये आपको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमको दिख रहा है कि अंदर का फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, क्योंकि साइन एक्स पीरियोडिक होता है। बस इसका पीरियड क्या है हमको ये फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। तो हम अभी बहुत आसानी तरीके से निकाल देंगे। कैसे, हमें ये निकालना है, हमें ये पता है साइन एक्स बाई 5, ठीक है। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी पीछे लिखवाया था कि a इंटू एक्स है तो ये क्या होता है 2 पाई बाई ए होता है। ये 9 नहीं है, a है। यहाँ पर क्या है, a बराबर क्या है 1/5 है। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बटा 1/5। इसको करेंगे तो 5 दूनी के 10 पाई। ये क्या आ गया आपका पीरियड आ गया। अगर ये अंदर वाले का ये पीरियड है तो सेम बाहर वाले का भी ये पीरियड हो जाएगा। तो बस इतना ही सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना था। इसमें हम आपको क्या बताने वाले थे कॉन्सेप्ट के तौर पे कि अगर अंदर का पीरियड फंक्शन पीरियडिक है तो बाहर का ऑटोमेटिक पीरियडिक हो जाता है। ये आपका WBJ में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपका चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के आगे। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक से रिलेटेड ही है और ये लास्ट वाला होगा आपका पीरियोडिक से क्वेश्चन रिलेटेड। कहता क्या है, क्वेश्चन लिख रहे हैं साइन 2 पाई एक्स, साइन 2 पाई एक्स वाई का 3 प्लस का कॉस पाई बाई 2 का एक्स। ये कह रहा है कि इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है। निकालें। अगर कोई फंक्शन आपका एडिशन में दिया हो या फिर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी दिया हो, दिया है, ठीक है, सबका आप अलग अलग निकाल लो। मतलब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं, अगर आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिया है आप सबका अलग अलग निकाल लो। इसका पीरियड आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपान इन सब का डिवीजन 2 पाई बाई का 3 प्रॉपर्टी वाला साइन ए एक्स बराबर का 2 पाई बाई का ए, ठीक है। सेम सेम यहाँ भी लगेगा 2 पाई अपान का पाई बाई का। अब यहाँ से आपने क्या है 2 पाई खत्म हो गया, ऊपर गया 3 हो गया। अरे आपका ये से खत्म हो गया, ऊपर गया तो 4 हो गया, ठीक है। इसका पीरियड आएगा 3, इसका पीरियड आया 4। अब देखना पीरियड कंबाइंड पीरियड क्या आएगा, पीरियड इसके बटे 1 है, इसके बटे 1, ये आता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, न्यूमरेटर क्या है LCM 3,4 और HCF 1,1। तो एलसीएम 3 और 4 का क्या आएगा 12 आएगा और HCF 1,1 का क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका क्या आएगा 12 आ गया। तो ये 12 क्या है, इस पूरे का पीरियड है। पहले अलग अलग पीरियड निकाल लेंगे और अगर सपोज करो इसके अपान में पाई होता है, इसके अपान पाई होता है, तो दोनों पाई पाई होता है, तो पाई पाई का HCF क्या होता है पाई होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से निकालेंगे हम। यहाँ पर क्या है इसके अपान में 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो करना क्या है, इसका पीरियड ये निकल गया, इसका पीरियड यहाँ निकल गया, इन दोनों का हम पीरियड निकाल लिया यहाँ से। ये पीरियड नहीं निकालना, एक्चुअली ये होता है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ
एलसीएम होता ही है। एलसीएम अगर निकालना है आपको जिस तरीके से निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उससे आपको समझ में ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा। देखना कैसे। एलसीएम का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बहुत से लोगों को नहीं आता। देखो, एलसीएम ए बाई बी और सी बाई डी, ये आपको निकालना है। तो एलसीएम ऑफ ए कामा सी और एचसीएफ बी कामा डी, ठीक है। ये आपका क्या आता है, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो यहाँ पर जब आपका पीरियड निकालोगे ना, तो पीरियड क्या है ना, आप एलसीएम ही लोगे दोनों पीरियड्स का, या फिर 3 पीरियड्स आए या 4 पीरियड्स जो भी आए, अलग अलग आपका टर्म्स है, तो सभी का क्या होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम लेने का तरीका देखो ये होता है, मेन फॉर्मूला ये होता है एलसीएम का, आपको दिमाग में रखना है। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, न्यूमिनेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। अभी आपको एक क्वेश्चन करा दिया इस पे, ये आपको नोट कर लेना है और आपको इसको दिमाग में रखना है, भूल नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अब एक और चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान है। उस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कैसे और कैसे चीज़ें फाइंड कर जाती है। तो इसमें आई थिंक नहीं है, चलिए नहीं है फिर देख लेते हैं, अपने से रख लेते हैं, फिर नहीं है तो कर लेते हैं कुछ यार, ठीक है। और क्या क्या बाकी है देख लेते हैं। ये आपका हो गया पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। पीरियोडिक फंक्शन में एक एग्जांपल कराते हैं, जैसे एग्जांपल ये वाला कराते हैं, साइन एक्स माइनस एन प्लस कॉस एक्स। इसका ए ऑप्शन दे दिया है पाई दे दिया है, बी ऑप्शन 2 पाई दे दिया है, सी ऑप्शन पाई बाई 2 दे दिया और डी ऑप्शन 1 दे दिया है। तो क्या है ना, आप इसको x प्लस टी के फॉर्मेट में करने जाओगे ना, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ कि पीरियोडिक फंक्शन का अगर क्वेश्चन आए और ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में हो, तो आप आसानी तरीके से कैसे करोगे, ठीक है। आसानी तरीके से करने का आपके पास सबसे आसान तरीका ये है कि जो इसमें से छोटा वैल्यू है पाई बाई 2, इस वैल्यू को रख के चेक कर लो, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स प्लस का पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस का कॉस एक्स देता है, तो माइनस और ये मॉड लगा हुआ है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं माइनस का कॉस एक्स मॉड प्लस, सॉरी साइन माइनस नहीं देता है। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो ये ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉस एक्स पॉजिटिव, या टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ओके। तो आपको अगर साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो आप कॉस एक्स आता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स है, तो यहाँ पर क्या है कि साइन और सिर्फ कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस लगा हुआ है तो ये पाई बाई 2 प्लस एक्स है, पाई बाई 2 में कुछ जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन आप क्या है कॉस लगाए हुए, तो यहाँ आपका वैल्यू क्या देगा, माइनस का साइन एक्स देगा, और इसका आपका मॉड लगा हुआ है, तो ये मॉड क्या हो जाएगा, मॉड क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड का एक तरीका है कि मॉड जैसे ही माइनस को देखेगा, माइनस को तुरंत हटा देगा, कहता है कि माइनस हमें पसंद ही नहीं है, निगेटिव चीज़ें हमें पसंद नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं। सो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा मॉड प्लस साइन एक्स हो जाएगा मॉड का, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने सबसे मिनिमम वैल्यू लिया, ये सेटिस्फाई हो गया ना, टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, अगर इसको चेक करोगे, अगर आपका आ भी गया आंसर, तो क्या उसको दोनों पर टिक मारोगे आप, नहीं मारोगे। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा हमें वैल्यू फाइंड करना होता है और सबसे छोटा वाला हमारा सेटिस्फाई हो गया। अगर ये सेटिस्फाई ना हो, इसके बाद ये सेटिस्फाई भी ना हो, ये भी सेटिस्फाई ना हो, तब आपको नन मारो, ठीक है। तो अगर ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, सॉरी ये सेटिस्फाई पाई बाई 2 हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, सॉरी ऑप्शन में नहीं दिया है, पाई बाई 2 इसका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में क्या क्या नहीं दिया है, तो आप इस वाले को आप क्या करोगे, सही टिक मारोगे। क्यों, नन टिक आप इसलिए नहीं मारोगे कि नन बोलने का मतलब होता है
कि आपका जो बाकी का जो ऑप्शंस है ना, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नन ऑप्शन कब मारना होता है? जब सारे के सारे ऑप्शंस 100% फेल हो। क्या हो? 100% फेल हो। अगर उनमें से 50% भी अगर सही हो रहा है ना, तो आपको नन नहीं मारना है। 50% सही होने का मतलब क्या है कि अगर इस फंक्शन को बोल दिया जाए कि आपका पीरियड फाइंड करना है, तो पीरियड तो आपका एक्चुअली π/2 है, लेकिन आपका यहाँ पर नन नहीं टिक करना है। क्यों? क्योंकि आपका पाई जो है ना, वो सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर दे रहा है जो π/2 कर रहा है। π/2 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको टिक मारोगे? पाई को टिक मारोगे, नन आपको टिक नहीं मारना है। इस हिसाब से आपको क्या होता है, ऑप्शन का भी एनालिसिस करना होता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन को कौन से हिसाब से करें और क्यों, कौन से ऑप्शन को हम टिक मारें या ना करें। ठीक है ना? तो ऑप्शन को एनालिसिस करना जरूरी होता है। एनालिसिस का मतलब कि आपको सारी चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए, कैसे सॉल्व करने हैं, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है। आप केसेस निकालते चले जा रहे हो, तो केस से देख करके आपको ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। हो सकता है आपको एक केस निकाले, उससे आपका 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी 1-2 क्वेश्चन, 1-2 ऑप्शन बचे हुए हैं, तो उनमें आप क्या कर सकते हो, एक आध और केस सॉल्व करोगे, उसमें से भी एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी समय क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले नंबर आपको उसमें जो एज केसेस होते हैं, सॉरी टेस्ट केसेस, जो उसमें केसेस होते हैं उससे आपका ये सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा कोडिंग के लैंग्वेज में एज केसेस और टेस्ट केसेस बोला जाता है, तो मेरे अगर मैं जल्दी जल्दी में अगर टेस्ट केसेस बोल दूँ तो इसका मतलब आप समझिएगा कि कोई भी केसेस उसमें अगर बन रहे हैं, जैसे t>0 समथिंग, x इज़ नॉन पॉजिटिव, x इज़ >0, कुछ भी बन रहा है, और आप उस ऑप्शन को चेक कर लो कि हाँ ये सच में क्या कह रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लो। ठीक है? तो ऐसा हो गया। एक हमने बता दिया कि ऑप्शन से कैसे करना है, ये भी हो गया। हमने वो मेन वाला भी बता दिया था कैसे करना है, वो भी हो गया। और आपको टेबल भी बनवा दिया, वो भी हो गया। और इनवर्स वाले फंक्शंस का हमने नहीं लिखवाया है, कोई बात नहीं। इनवर्स वाले का भी सेम मतलब प्रोसीजर होता है आपका, जैसे टेबल में बना है सेम। आप बुक रेफर कर लो या फिर आप गूगल कर लो, आपको टेबल बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। आप कितना याद रखोगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो उस टाइम बता देंगे कि इनवर्स वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से होता है। फिर आप इस फॉर्मेट से, जो हम x + t = fx लिख रहे हैं, उस फॉर्मेट से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स में ज़्यादा आप याद करने के चक्कर में पड़ोगे, क्वेश्चन देख करके तुरंत टिक मार दोगे, वो तो ठीक है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम्स में तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, जितना कराया जाए अच्छे से उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अब चलते हैं हम इवन ऑड पर। इवन और ऑड फंक्शन, इवन ऑड। हाँ, अब आपके पास कोई एक fx है y बराबर, अब ये fx कहा जा रहा है कि आपका ये फंक्शन इवन होगा। इवन कब होगा? इवन तब होगा जब हम x को -x रखें और इसको सॉल्व करने पर हमें fx ही आ जाए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा। इवन मतलब कि मैंने माइनस रखा, वो माइनस गायब हो गया फंक्शन के अंदर से। ऑड फंक्शन क्या होगा? -x रखा और ये क्या हो गया, माइनस को बाहर फेंक दिया, तो इसको क्या कहेंगे कि ऑड फंक्शन है। मैंने माइनस दिया, ये कह रहा है कि माइनस हमको अंदर नहीं रखना, हम बाहर फेंक देंगे, जाओ हमें नहीं रखना। ऑड फंक्शन हो गया। एक जैसे आपके पास समझ लो कि इवन है, जैसे एक परिवार है जिसमें आपकी कोई प्रॉब्लम हुआ, तो क्या किया, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिए। ठीक है? प्रॉब्लम को ख़त्म होने का मतलब कि अपने आपस में सुलझा दिएगा। फ्रेंडशिप जैसे हमारे और जैसे आपके बीच, किसी के बीच अगर फ्रेंडशिप है, दोनों में कोई मनमुटाव हुआ, कोई नेगेटिव चीज़ें उत्पन्न हुई, तो उसको बात करके ख़त्म कर लिया, तो क्या हो गया, ये इवन है, हेल्दी आपका फ्रेंडशिप है, इवन फंक्शन है आपका। लेकिन अगर आपके बीच में कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ और उस प्रॉब्लम को आप बाहर निकाल रहे हो, बाहर मतलब कि आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे को दिखा रहे हो या फिर एक दूसरे के लिए और ज़्यादा क्रिएट कर दिए, जैसे बाहर हटा दिया, बाहर फेंक दिया, मतलब कि उस प्रॉब्लम को हटा दिया, दूसरे किसी को दे दिया, दूसरे दोस्त को दे दिया, तो उसको बोलेंगे यार बहुत ख़राब, मतलब हेल्दी आपका फ्रेंडशिप नहीं है, और ये क्या है, ऑड तरीके से, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। अगर आपको एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स के तरीके से समझ में आ रहा है तो मैथमेटिक्स से समझो, नहीं तो सोच करके खुद एग्जाम्पल सोचो, समझ में आ जाएगा। माइनस रखें
तो यहाँ एफ एक्स आ गया तो ये इवन हो गया, ये क्या हो गया इवन, ठीक है। और ये क्या हो गया ऑड हो गया। यहाँ पर x मतलब यहाँ पर सभी x के लिए बात हो रहा है, यहाँ पर x का क्या हो रहा है सभी x के लिए बात हो रहा है। ये आपको केसेस ध्यान देने हैं। अगर सभी x के लिए अगर ऐसा परफॉर्म हो रहा है तो ये इवन है, अगर सभी x के लिए अगर ऐसा परफॉर्म हो रहा है तो क्या है ये ऑड फंक्शन है। तो बस इतना ही इवन ऑड का खेल होता है और इसमें हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एक हमारे पास एग्जांपल है, अच्छा है, ये थोड़ा सा निमसेट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत से लोगों को याद भी हो जाता है, कोई बात नहीं, याद करते रहो। तो यहाँ पर है आपका log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये आपका एफ एक्स है। ये आपको बताना है कि ये आपका इवन है कि ऑड है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हमें f माइनस एक्स निकालना है और चेक करना है, जो भी हमारा आएगा हम देख लेंगे। ये होगा तो log माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स, कोई दिक्कत है क्या नहीं। एक और चेंजेस कर लेते हैं, log एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर रहे हैं। ये और ये आपका मल्टीप्लिकेशन बन करके देखो, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आपका ये ए है और ये आपका बी है, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का एक्स, ये आपका बन गया। ये रूट है और फिर ये स्क्वायर है, ये इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कटना है। ये हो गया log 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का एक्स हो गया, ये हो गया ठीक। अब हम जानते हैं log m अपान n बराबर का log m माइनस का log n होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं यहाँ पर, या तो फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये टोटल का पावर -1 हो जाएगा, तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम वैसा लगा देंगे, log m मतलब कि 1 है माइनस का log n मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू होती है आपकी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये जो हमारा जो log वाला फंक्शन लेके चले थे हमारा क्या है एफ एक्स पे लिखा है, तो माइनस का एफ एक्स पे लिखा है ये, तो हमने f माइनस एक्स लेके चला था और हमारा क्या आ गया माइनस का एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है आपका ऑड फंक्शन, क्या फंक्शन है ऑड फंक्शन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करने होते हैं, इसमें स्टेप्स जो भी होते हैं, स्टेप्स लिख देता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा स्टेप्स लिखा रहता है तो समझ में आता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो, स्टेप्स लिख लिए समझ में आ गया। y बराबर एफ एक्स आपका दिया है, तो आपको क्या करना है f माइनस एक्स को करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। और ये सॉल्व करके अगर आपका बराबर एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स इज इवन, और ये सॉल्व होकर के माइनस का एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स इज ऑड, और इन दोनों में से कुछ नहीं आया तो नाइदर इवन और ऑड, ओके। कभी कभी होगा कि जो दोनों में से कुछ नहीं आएगा, फंस जाएगा कैसे, तो उसमें क्या होता है इवन और ऑड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको एफ एक्स लेके चल रहे हो आपको कोई ये पुट करना है एफ माइनस एक्स रखना है, और अगर आप सॉल्व करके अगर ये एफ एक्स आ गया तो इवन फंक्शन हो जाएगा, माइनस एफ एक्स आ गया तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है दूसरा कुछ आ जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये इवन और ऑड में से दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका स्टेप्स हो गया अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
जो भी हम लिखते जा रहे हैं, ये बोर्ड मेरा बहुत छोटा है तो लिखने के बाद जस्ट तुरंत मिटाना पड़ रहा है। ये हो गया इवन ऑड का। तो इवन ऑड अब खत्म हो गया, आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है। तो आपका पीरियोडिक खत्म कर लिया, इवन ऑड खत्म कर लिया, लेकिन एक चीज़ है, एक क्वेश्चन फंस गया, सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिग्नम फंक्शन आपका ये पता है, ये होता है x = 0 और x को r माइनस कर, ये फंक्शन जो होता है ना, ये फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इसको इस तरीके से, इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 0 -1। देखो अगर यहाँ पर x पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड x जो होता है ना, ये आपका मॉड x दो तरीके से होता है। कैसे देखना, मॉड x ओपन करने का दो तरीका क्या है, जब x पॉजिटिव और x जब निगेटिव हो। तो हम अगर यहाँ पर x पॉजिटिव लिए हैं, x बराबर 2 है, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और x हम यहाँ पर निगेटिव लिए, x बराबर तुम्हारा -2 है, तो मॉड x क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो दोनों की जगह पर 2 तो है, ठीक है, लेकिन हमने दोनों वैल्यू क्या रखा है, अलग अलग रखा है, निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, अगर आपका ये x है, तो अगर यहाँ पर x क्या हो सकता है, आपका +x भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, -x भी होगा। तो जब हम इसको लिखते हैं ना, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम इसको लिख देंगे x/x और यहाँ पर लिख देंगे -x/x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। हमने -x/x कब लिखा, जब ये हमारा ये क्या था, निगेटिव था, और जब ये क्या था आपका पॉजिटिव था, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। जब हमारा ये पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव रख दिया, तो इसको हम x को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जब था तो ये पॉजिटिव लगा दिया, और x जब निगेटिव था तो हमने ये लिख दिया, और x जब हमारा क्या था, 0 था, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। हालांकि अभी निगेटिव दिखाते हुए अगर हम x लिख रहे हैं तो ये गलत है। हम क्या है कि ये यहाँ पर तोड़े हुए हैं इसलिए दिखा रहे हैं। तो अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो वही दिखाना था कि अगर x > 0 है तो 1 होगा, x = 0 है तो 0 होगा, x < 0 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका सिग्नम फंक्शन होता है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में भी आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन फाइंड करना है या फिर निकालना है इवन और समथिंग, अप्लाई ऑन सिग्नम फंक्शन। देन आपको क्या है, अगर सिग्नम फंक्शन का वहाँ पर दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको ये क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, आपको याद होना चाहिए। आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज में जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस टाइम सिग्नम फंक्शन का कहीं मेंशन था, तो ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ नहीं था सिग्नम फंक्शन का, तो वहाँ पर सोचना पड़ा था हमें। तो हमने सर से पूछा था और गूगल भी किया था, तो ये फंक्शन आया हुआ था। और अब बुक में जब मैं अभी पढ़ाने के लिए देखा था तो क्या था कि सिग्नम फंक्शन यही होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है। आपको क्वेश्चन करते टाइम हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि चेक फॉर इवन ऑड ऑन अ सिग्नम फंक्शन, एक लाइन के स्टेटमेंट में आ गया, फिर आपको अगर सिग्नम फंक्शन दिमाग में नहीं है तो आप चेक कैसे करोगे। या फिर आपको कोई और चीज़ पूछ दिया कि पीरियोडिक या जो भी चीज़ें हो, कोई क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से बन सकता है, और क्वेश्चन किसी प्रकार से भी बन जाएगा और ऑप्शन में नन ऑफ दिस डाल देगा तो नन ऑफ दिस आंसर सही हो जाएगा। तो आप समझो, तो क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, आप यहाँ पर ये इसका यूज कर सकते हो, यही आपका क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। तो अभी तक हमने रियल फंक्शन में जितने भी आपके टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया है। टॉपिक्स क्या था आपका, पहले दिन का टॉपिक था आपका रियल फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर हमने कल देखे थे रेंज क्या होता है, उसके स्टेप्स देखे थे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन देखे थे। फंक्शन देखने का मतलब क्या था कि हम बता दिए थे कि ग्राफ में उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसको अभी सिर्फ यहाँ पर बता देना कि 1/x और ये सब होता है, तो कोई मतलब उसका नहीं बनेगा। प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, आज देखा GIF का प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या होता है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है वो भी हमने देख लिया, और फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है वो हमने कल देख लिया था, ठीक है। ऑपरेशन ऑन अ फंक्शन, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, फंक्शन के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कौन सी वैल्यू के लिए ऐसा सब परफॉर्म होता है, ऐसी क्या वैल्यू हम ले सकते हैं एक्स का जिसके लिए हम दोनों फंक्शन पर साथ साथ में अप्लाई कर सकते हैं, अभी आज हमने देख लिया इसको।
और अभी आपको पीरियोडिक फंक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है, इवन ऑड फंक्शन अभी ख़त्म किए हैं, और अभी अब सिग्नम फंक्शन था जो कि अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका सिग्नम फंक्शन है। आपका सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो गया। अब बचा है आपका सिर्फ एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज हम करा देंगे, और आप कोशिश करिएगा कि आप एक्सरसाइज खुद से करें। बुक का एक्सरसाइज खुद से करने के लिए ही होता है, मतलब कि बुक आपको इस तरीके से अरेंज की हुई होती है, बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं बुक लिखने वाले, राइटर्स, साइंटिस्ट, जो भी आप बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन, वो बुक को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि आप क्वेश्चन को देखो, आपको अगर एक बार कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया तो एक्सरसाइज आपको खुद से करना होता है। अगर उसमें आप फंस रहे हो तो एक्सरसाइज का मतलब हम तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज क्या है कि आपको खुद से कोशिश करना है। एक्सरसाइज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है। एक्सरसाइज होता ही है मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, वो स्टूडेंट्स को खुद से करना होता है। तो ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कल 1 घंटे के लिए, उसमें हम 2 या 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे, हो सके तो 10 क्वेश्चन भी करा दें। तो आपको एक्सरसाइज खुद से करनी है, और हम कल लेकर आएंगे एक्सरसाइज के लिए। तो अभी के लिए बाय।